हाँ हाँ समझ गया ना। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाना आप लोग होल अभिधारणा। होल अभिधारणा। होल अभिधारणा। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने की है। चलिए, होल अभिधारणा, इसकी कैलकुलेशन के अंदर एक एक पॉइंट समझने का है। ठीक है, अभिधारणा। चलो ठीक है, हाँ जी, इसके अंदर लिखो पहले कुछ लाइनें, फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, लिखना। जब परमाणु आपस में मिलकर, जब परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टलीय ठोस का, जब परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, तो हमें ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। तो हमें ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। यदि ठोस का ताप 0 केल्विन है, यदि ठोस का ताप 0 केल्विन है, तो चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। तो चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है और धारा का चालन नहीं होता है। और धारा का चालन नहीं होता है क्योंकि 0 केल्विन ताप पर, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाता है, नहीं जा पाता है, नहीं जा पाता है। आगे लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यदि ठोस का ताप, यदि ठोस का ताप 0 केल्विन से अधिक है, यदि ठोस का ताप 0 केल्विन से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। जिसके कारण संयोजी बैंड में, जिसके कारण संयोजी बैंड में एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसके कारण संयोजी बैंड में एक रिक्त स्थान बन जाता है। इसी रिक्त स्थान को, इसी रिक्त स्थान को होल कहते हैं। इसी रिक्त स्थान को होल कहते हैं, जो कि धनावेशित होते हैं, जो कि धनावेशित होते हैं, जो कि धनावेशित होते हैं। देखिएगा, जब परमाणु आपस में मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। और ठोसों के ऊर्जा बैंड के अंदर हमने ये भी पढ़ रखा है कि ऊपर वाला जो बैंड होता है वो होता है चालन बैंड, नीचे वाले जो बैंड होते हैं वो होते हैं संयोजी बैंड, और इनके बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मान लीजिए ठोस का ताप कितना है? 0 केल्विन।
तो हमें पता है 0 केल्विन पर पदार्थ किसकी तरह बिहेव करता है, कुचालक पदार्थ की तरह बिहेव करता है, क्योंकि चालन बैंड पूर्ण रूप से क्या होता है, खाली होता है। चालन बैंड खाली होने के कारण किसी प्रकार का धारा प्रवाह नहीं होता है। लेकिन मान लो टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस संयोजी बैंड से किस में चला जाता है, चालन बैंड में। तो मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चला गया, चालन बैंड में चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला गया तो यहाँ एक रिक्त स्थान बन जाता है, और इस ही रिक्त स्थान को क्या कहते हैं अपन, होल कहते हैं, जो कि कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। ये होल जो कि कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। अब काम की चीज इसके अंदर समझने की क्या है, हमने आज तक ये पढ़ रखा है कि चालन बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा प्रवाह के अंदर क्या देते हैं, योगदान देते हैं। अब हम इस बात को भी प्रूफ करेंगे कि जो संयोजी बैंड में उपस्थित होल है ये भी क्या करते हैं, धारा प्रवाह के अंदर योगदान देते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे बनाओ, फिर इन बातों को समझते हैं बहुत डिटेल के अंदर। जो लाइनें आपसे पहले 11वीं क्लास के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर रटते थे कि संयोजी बैंड में उपस्थित होल भी धारा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं, अब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर। चलो एक बार आप ये डायग्राम बनाओ, फिर इसकी एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बनाओ, देखते जाना, समझना भी क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है वो। देखो तो मान लीजिए जो संयोजी बैंड है उस संयोजी बैंड के अंदर कोई आईवा इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल आईवा, और उस स्मॉल आईवे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या बोल दिया अपन ने, कितना है, वी आई है, तथा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है, और ठोस का आयतन या ठोस पदार्थ का आयतन कैपिटल वी है। ठीक है, सुनो, तब इलेक्ट्रॉन का माध्य वेग या औसत वेग बोल दो, देखो समझना, औसत वेग को अपन रिप्रेजेंट करते हैं v बार से। पहले मैं एक बार लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो औसत वेग ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे, अब समझाता हूं कैसे लिखा हुआ है। औसत याद करने का तरीका क्या होता है कि संयोजी बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात कर लो, आप वेग ज्ञात कर लो, और उसके अंदर किसका भाग लगा दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग लगा दो, तो हमें क्या मिलता है, औसत वेग मिलता है। तो देखो ये समेशन वी आई है, ये तो क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है, योग हो रहा है ना, सभी इलेक्ट्रॉन का वेग। अब सभी इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करके उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपके पास में, n, तो n का भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, औसत वेग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, v आ गया। इसका मतलब क्या है, देखो ये n क्या होता है, एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब हो गया संख्या बट्टा आयतन। ठीक है, अब मैं v से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, संख्या बट्टा आयतन गुणा आयतन, आयतन से आयतन कट गया तो n भी क्या है, संख्या है। n भी क्या है, संख्या। भाई n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
यानी संख्या बटा आयतन। और जब मैं इसे v से गुणा कर दूंगा तो आयतन से आयतन कट जाएगा, तो nv किसको रिप्रेजेंट करेगा? संख्या को। तो ये नीचे nv लिखा हुआ है, ये संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, आप सभी वेगों को जोड़ दोगे और उसके अंदर संख्या का भाग लगा दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? औसत वेग मिलने वाला है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। एक बार बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, समझने की चीज है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी। ठीक है, हाँ जी, एक बार बताओ इसके अंदर किसी कोई दिक्कत हो? क्लियर है तो उतार लो इसे, और किसी कोई दिक्कत है तो बता दो। आ गया समझ में? एक बार रिप्लाई भी कर देना, ठीक है। एक एक स्टेप ढंग से समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप काम की है। जब तक ये उतारो, मैं आगे का कुछ करता हूँ। चलो, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हाँ जी, देखिएगा, सुनना बना, आगे देखो, देखिएगा, ये हमने ज्ञात कर लिया इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। अब आगे देखना, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व कितना है? जे है। तो धारा घनत्व का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जे इक्वल टू होता है एन क्यू वी। ठीक है, अब एन एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्यू क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहां वेग के तौर पे कौन सा वेग है? औसत वेग है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा मैंने। क्या किया, यहां से वी बार का मान इधर रखा, ऐसे कैसे? एन से एन कट गया, तो ये माइनस ई अपॉन वी और समेसन आई वी आई आ गया। अब सुनना आगे की चीज, यदि ताप 0 केल्विन है तो सुनना, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, ये जो टोटल वेग होता है इसका मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है इसका मान 0? क्योंकि ये ऊष्मीय वेग है। ये 0 इसलिए होता है कि जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है 0 केल्विन पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉन के वेग का जो समेशन होगा उसका मान कितना होता है? 0 होता है। अगर आप इसका मान 0 रखोगे तो आपको जे की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड में किसी प्रकार का कोई धारा चालन नहीं होता है। चलो एक बार इसे भी कंप्लीट करो। यहां से कोई वीडियो अटक नहीं रही भाई, तेरे वहीं प्रॉब्लम होगी, यहां से बिल्कुल क्लियर है।
हो गया? लिखोगे ना? अतः 0 केल्विन ताप पर, अतः 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड में धारा का प्रवाह नहीं होगा। अतः 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड में धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब यदि ताप को बढ़ाया जाए, अब यदि ताप को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। माना इस इलेक्ट्रॉन का वेग, सॉरी ऐसे लिखो, माना यह कोई स्मॉल जेवा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखना। माना यह कोई स्मॉल जेवा इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग वीजे है। माना यह कोई स्मॉल जेवा इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग वीजे है। इस अवस्था में समीकरण 2 को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। इस अवस्था में समीकरण 2 को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। समीकरण 2 को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है? अब सुनो, काम की चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन समझने की है। ठीक है ना? नहीं तो रट्टे ही मारते रहते हैं इसके ज्यादातर। कैसे? देखो, हमने अभी कहा कि ये है आपका कौन सा बैंड? चालन बैंड। और ये है संयोजी बैंड। ठीक है? अब संयोजी बैंड से कोई एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया? चालन बैंड में चला गया। यहां पे बन गया रिक्त स्थान। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जेवा इलेक्ट्रॉन है। और ये जाएगा भी क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। और इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? जेवा इलेक्ट्रॉन, जिसका वेग कितना है? वीजे है। जिसका वेग कितना है? वीजे है। तो इस कंडीशन के अंदर मुझे समीकरण नंबर 2 को लिखना है। तो एक बार आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना कि समीकरण 2 को कैसे लिखेंगे। J इक्वल टू माइनस ई अपॉन कैपिटल वी। ये तो ठोस पदार्थ का क्या है? आयतन है। ठीक है ना? वेग नहीं। फिर आगे आ जाओ, समझना। देखो मेरी बात सुनो, ये Vi क्या है? ये Vi उन इलेक्ट्रॉन का वेग है जो सारे के सारे किसके अंदर है? संयोजी बैंड के अंदर है। किसके अंदर है? संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये वेग है। अब मैंने कहा कि जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 10 के 10 इलेक्ट्रॉन का वेग 0 केल्विन ताप पर कितना था? Vi का समेशन। ठीक है? फिर क्या हुआ? कोई टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोई एक इलेक्ट्रॉन चला गया। उस इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया हमने Vj, जिसका वेग कितना? उस इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया J, जिसका वेग कितना है? Vj है। तो अभी भी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। केवल कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर? जो इलेक्ट्रॉन जेवा इलेक्ट्रॉन है जो चालन बैंड में चला गया, वो नहीं है। बाकी 9 के 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है। तो मेरी बात सुनो, अगर ये वेग Vi मैं आज भी लिखता हूं तो मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, I डज नॉट इक्वल टू J। मेरी बात सुनना, ढंग से समझना। यहां कौन सा वेग आएगा? सारे वेग आएंगे, लेकिन एक वेग वो नहीं आएगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया? ऊपर की तरफ चला गया। एक वेग नहीं आएगा जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला गया, बाकी सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। भाई समीकरण 2 को ही तो लिख रहे हैं अपन। ये ऐसे कैसे मामला इधर उलझा हुआ है पूरा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। जिस इलेक्ट्रॉन का नाम जेवा इलेक्ट्रॉन है उसका वेग कितना है? Vj। तो इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके अंदर आएंगे। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि यहाँ जो Vi है ना, वो डज नॉट इक्वल टू J होना चाहिए। यानी डज नॉट इक्वल टू J का मतलब यहाँ J का वेग नहीं आना चाहिए, क्योंकि J वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? चला गया ना चालन बैंड में।
बाकी सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहां मैंने I डज नॉट इक्वल टू जे कर दिया, क्योंकि अगर मैं I इक्वल टू जे करता तो यहाँ I का मान जे आ जाता, और जे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो चालन बैंड में चला गया, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो सारे के सारे किसके हैं, संयोजी बैंड के हैं। इसलिए क्या लगाते हैं यहाँ पे, डज नॉट इक्वल टू लगाते हैं। एक बार रिप्लाई करो, ये छोटी सी बात है लेकिन समझ में आई या नहीं आई, बड़ी काम की, नहीं तो रट्टे मारते रहते हैं कि इसको यहाँ पे वी आई और इसको I डज नॉट इक्वल टू जे लिखते हैं इसके आगे। ठीक है, एक बार मुझे इस बात का रिप्लाई दो, ये बात समझ में आई या नहीं आई, I डज नॉट इक्वल टू जे क्यों किया? क्योंकि इसमें सारे वेग आएंगे, केवल वो वेग नहीं आएगा जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, क्योंकि ये सारे वेग कौन से थे, 0 केल्विन पर, और 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन सारे कहां पे थे, संयोजी बैंड के अंदर थे। तो हम सारे वेग लिखेंगे केवल एक वेग को छोड़कर, जो वेग इलेक्ट्रॉन के संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर जाने के कारण बना है। एक बार रिप्लाई करो, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो हाँ जी, आगे बात करता हूं मैं। देखो अब एक काम और करते हैं छोटा सा, देखो क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर समझने की। J इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो मैं माइनस का VJ इसमें से घटा देता हूं और VJ को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। ये IJ सही से बनाना, क्या ये बात क्लियर है? इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हैं, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने VJ को ही जोड़ा है और VJ को ही क्या किया है, मैंने घटाया है। अब आ जाओ और छोटी सी चीज, देखो समेशन I डज नॉट इक्वल टू J, ये है VI और इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूं VJ। ठीक है, सुनो मेरी बात, जैसे कोई अपने पास में राशि है, अभी तक ये राशि ऐसी राशि है जिसके अंदर वेग J वाला नहीं है, लेकिन जब मैं इसे, जैसे देखो ऐसे समझना ना, जैसे मान लो कोई मेरे पास में एक समूह है A से लेके Z तक का, ठीक है, अब इसके अंदर X नहीं है मान लो, ठीक है, तो जब तक मैंने ये लिख दिया और ये लिख दिया X को अलग, लेकिन मैं अभी ऐसे लिखूंगा, इधर X नहीं है, ये लिखूंगा ना, इसमें तो X नहीं है, X अलग से है, लेकिन जब ये X को मैं इसी के अंदर लिख दूंगा तो ये A to Z तो हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, अब A से लेके Z आ गया, अब ऐसे लिखूंगा X भी है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिख रखा है, I डज नॉट इक्वल टू J VI, लेकिन जैसे ही मैं VJ को इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूं, तो मेरी बात ध्यान से देखो, आज मैं इसे I इक्वल टू क्या लिखूंगा, J, और ये क्या लिखूंगा मैं, VI। क्या ये बात समझ में, छोटी सी बात है भाई? अभी मान लो कोई अंक है, इस तरीके से लिखा हुआ है मेरे पास में कि 1 से लेके 5 तक के अंक हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने मान लो इसके अंदर ले रखे हैं 1 से लेके 5 तक के अंक, और ये बोल दिया 4 इसमें नहीं है और 4 अलग से है। जब मैं 4 को भी इसके अंदर सम्मिलित कर लूंगा तो माज लिखूंगा ना 4 इसके अंदर है। अभी ये क्या है, इसके अंदर VJ वाला वेग नहीं है, लेकिन जब मैंने VJ वाला वेग इसमें इंक्लूड कर लिया तो मैं अब I डज नॉट इक्वल टू J नहीं लिख सकता, I इक्वल टू J लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। अगर मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया तो मैं अब I इक्वल टू J हो गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये I के बराबर ही है, ये लिखो चाहिए लिखो, एक ही बात है। चलो आ जाओ, तो इस वाली स्टेप की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं, तो J इक्वल टू माइनस E अपॉन V, और ये आ गया माइनस का VJ, और इन दोनों स्टेप का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जगह आप लिख दो समेशन I, और ये लिख दो VI। चलो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, बहुत काम की चीज आने वाली है इसके अंदर, माइनस का माइनस से गुणा प्लस E VJ बट्टा V, और ये आ गया माइनस का E अपॉन V और समेशन I, और ये हो गया VI। अच्छा, बात चल रही है अभी तक हमारी किसकी, केवल संयोजी बैंड की। भाई मैंने संयोजी बैंड वाली इक्वेशन ही तो ली थी, यही इक्वेशन ली थी ना। ये कौन सी इक्वेशन है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हैं, संयोजी बैंड के अंदर। इसी इक्वेशन के अंदर प्रोग्राम चालू हुआ था और ये रिजल्ट हमें मिल गया। और हमें पता है संयोजी बैंड के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा प्रवाह के अंदर तो योगदान देते ही नहीं है। अगर धारा प्रवाह के अंदर योगदान नहीं देते तो समीशन VI ये मान भी क्या होना चाहिए, 0। अगर ये मान 0 होता है तो मैं लिख सकता हूं इसे कैसे, देखो एक बार लिखता हूं, ये तो लिख लिया था ना इधर का। चलो देखना, चूंकि समेशन VI इसका मान तो क्या है, 0 है, तो J इक्वल टू कितना आ गया, E VJ बट्टा V।
अब सबसे बड़ी बात ध्यान देना, इसके अंदर बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। पहली जानकारी, होल धनावेशित होते हैं क्योंकि धारा घनत्व हमें क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है। पहली क्लियर जानकारी। जो आज तक कंफ्यूजन रहता है कि होल पर चार्ज क्या होता है, पूछते हैं स्टूडेंट सेकंड ईयर के अंदर कि होल पर चार्ज कैसा होता है। होल कैसा होता है, धनावेशित, क्योंकि धारा घनत्व हमें क्या मिला है, धनावेशित मिला है। दूसरी चीज सबसे बड़ी काम की, यहां ये जो वेग है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये है उस इलेक्ट्रॉन का वेग जो चालन बैंड से, सॉरी संयोजी बैंड से किसके अंदर गया था, चालन बैंड के अंदर गया था। तो यहां जो धारा घनत्व है, इस धारा घनत्व वाली टर्म के अंदर कौन सा वेग आ रहा है, यहां पे वेग आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन किससे, संयोजी बैंड से किसमें ट्रांसफर हुआ था, चालन बैंड के अंदर ट्रांसफर हुआ था। चलो एक बार मैं कहूंगा आप इसे यहां से लेके यहां तक उतारो, फिर और जानकारी देते हैं। ये है ना, ये इसको बिल्कुल सही है, इसमें वही शामिल है तो आई बराबर जे डी होगा। इसके अंदर ये शामिल कर दिया मैंने और लिख दिया, आई को जे के बराबर कर दिया ना, तो ये इसके अंदर शामिल हो गया ना। इसमें ये बोल सकते हैं जे भी शामिल हो सकता है, ये पड़ेगी जे आई के बराबर। इलेक्ट्रॉन के सबके वेग क्या होंगे, सेम। यहाँ पे देखो ऐसे क्या है, समझना भाई, ये क्या है हमारे पास में, वो वेग है जो इलेक्ट्रॉन का किसके अंदर है, संयोजी के अंदर। और ये वाला जो वेग है वो कौन सा वेग है, जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किसके अंदर चला गया था, चालन बैंड के अंदर। ठीक है, अब सुनो, इस वेग के अंदर मैं इस वाले वेग को इंक्लूड कर रहा हूं। कोई स्टेप है मेरे पास में और मैं कह रहा हूं उसके अंदर कुछ ना कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ नहीं है तो मैंने उसका रिलेशन लिख दिया कि ये चीज इसके अंदर नहीं है। अगर मैं उस चीज को उसके अंदर शामिल कर लूंगा तो मैं उस चीज को लिखूंगा उसके अंदर, तो जे आई में शामिल होगा बराबर, मतलब तो फिर समेशन में भी तो लिमिट लगाओगे ना आप भाई। जैसे हमारे पास में दो अलग अलग समेशन होते हैं, एक हुआ i इक्वल टू 1 से n, एक हुआ j इक्वल टू 1 से n, तो हम एक ही समेशन के अंदर ऐसे लिख देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है इससे भाई। जैसे हमारे पास में दो अलग अलग समेशन है, हम उन दोनों समेशन को एक साथ लिखते हैं तो इंक्लूड करके ऐसे तो लिख सकते हैं। चलो एक बार उतारो फिर और एक तो लिख सकते हैं ऐसे। प्राप्त समीकरण से स्पष्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है तो एक रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, तो एक रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। इसे होल कहा जाता है। होल कहा जाता है। होल व इलेक्ट्रॉन का वेग समान होता है, होल व इलेक्ट्रॉन का वेग समान होता है, परंतु आवेश विपरीत प्रकृति का होता है, परंतु आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। परंतु आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। चलेगा, लाइन और पैराग्राफ दोनों चेंज करके लिखना। माना ठोस पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ठोस पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गति के समीकरण निम्न प्रकार से होंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गति के समीकरण निम्न प्रकार से होंगे।
गति के समीकरण निम्न प्रकार से होंगे। देखो सुन देखना रहे सारे के सारे, होल व इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्रमशः MH स्टार व ME स्टार है। ठीक है, आ जाओ। तथा इन पर लगने वाले बल क्रमशः FH व FE है। होल पर लगने वाला तो क्या हो गया FH, और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला FE। अब सुनो देखो, F बराबर क्या होता है MA, सॉरी F बराबर होता है QE। ठीक है, यही होता है। तो मैं से लिखूं इलेक्ट्रॉन के लिए तो आवेश कितना होता है -E, E लिख दिया बल क्रमशः। ठीक है, अब देखो देखना, चूंकि F बराबर क्या होता है MA, तो FE बराबर क्या होगा, M की जगह M स्टार लिख दो, ME स्टार, क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान लेंगे। ए क्या है त्वरण, त्वरण क्या है वेग का 2 बार समय के साथ, सॉरी वेग का 1 बार समय के साथ अवकलन, यानी dv बटा dt। और यहां वेग लिख देता हूं VE, क्योंकि किसका वेग है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बराबर कर दो। कहां तक समीकरण आगे एक बार बोल दोगे? 2, इसे 3 देंगे। चलो आ जाओ। अब ऐसे ही हम किसके लिए लिखेंगे सारा का सारा, ऐसे ही हम लिखेंगे किसके लिए, होल के लिए। कैसे? होल के लिए F का मान कितना हो जाएगा FH, आवेश होल का धनावेश होता है, पता चल गया, ये E हो गया। फिर FH लिखूंगा तो MA होता है, तो M की जगह M स्टार यानी MH स्टार, और A क्या हो जाएगा D VH अपॉन dt, यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन। ये मान इधर रखो, तो MH स्टार dVH अपॉन dt, और ये हो गया E। समीकरण नंबर देंगे 4। अब आ जाओ, ये 2 रिजल्ट हमें मिल गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम बहुत सारी जानकारी निकालते हैं इसके अंदर, होल के गुण तरफ हेडिंग लगाएंगे, होल के गुण तरफ। सुनना, देखते जाओ। पहला लेते हैं अपन, कैसे, समीकरण 3 व 4 से। 3 व 4 से आप एक काम कर सकते हो यहां पे, वो ये है सिंपल सा कि MH स्टार dVH अपॉन dt, फिर इसकी जगह मान रखोगे यहां से तो माइनस लिख दू, माइनस MA स्टार dVE अपॉन dt। अब चूंकि होल और इलेक्ट्रॉन के वेग तो सेम होते हैं, तो MH स्टार dVE अपॉन dt माइनस का ME स्टार dVE अपॉन dt, इससे ये कट गया, तो ये आ गया MH स्टार इक्वल टू ME स्टार माइनस के अंदर एक रिलेशन ये मिल गया। चलो दूसरा देखते हैं अपन, संवेग का। ठीक है, आ जाओ। होल का संवेग, सुनो, संवेग का बेसिक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू MB। होल का संवेग PH इक्वल टू क्या लिखोगे MH स्टार, V की जगह क्या लिखोगे VH लिखोगे। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का संवेग लिखेंगे हम कितना, ये लिखेंगे PE इक्वल टू ME स्टार, और क्या लिखेंगे VE। अब आ जाओ, क्योंकि ME स्टार इसका मान तो किसके बराबर होता है माइनस का MH स्टार के, और VE बराबर क्या होता है VH, तो VE बराबर VH कर दो, तो PE इक्वल टू रख दो मान माइनस का MH स्टार, VE की जगह VH, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन PH, तो PE इक्वल टू माइनस का PH, यानी इनमें भी संबंध कैसा होता है नेगेटिव वाला होता है। एक बार आप यहां से यहां तक इसे कंप्लीट करो, फिर एक तरंग संचरण नियतांक ज्ञात करेंगे और एक हम ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा। द्रव्यमान नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता, बस केवल हमें ये प्रभावी द्रव्यमान है, आभासी द्रव्यमान है, छद्म द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा।
अगर बल और त्वरण विपरीत दिशा में है तो इस कंडीशन के अंदर ऋणात्मक द्रव्यमान नेगेटिव भी माना जाएगा। हेलो, हाँ क्लास में हूँ अभी तो। मैं आ जाना शाम को 6 बजे कोचिंग पे, आधार एकेडमी होगा। चलेगा। चलो हाँ जी, तीसरा पॉइंट हम ज्ञात कर सकते हैं यहां से, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, H कट के होता है। अगर आप PH लिखोगे तो क्या लिखोगे, H कट के H लिखोगे, ठीक है। अब हमें पता है PE लिखोगे तो क्या लिखोगे, H कट के E लिखोगे। अब आ जाओ, क्योंकि यहां से हम एक काम करते हैं कि KH ज्ञात करते हैं, तो ये हो गया PH अपॉन H कट। अब चूंकि क्या है, आपको पता है कि PH इक्वल टू होता है माइनस PE, तो KH इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE बटा H कट। और मैं कहूं यहां पे आप लोगों से कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू H कट KE भी तो लिख सकता हूं मैं, ये मान इधर रखो, तो KH इक्वल टू भी क्या आएगा, माइनस का KE आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। यहां से KH ज्ञात कर लिया, PH इक्वल टू माइनस PE कर दिया इसकी जगह, PE इक्वल टू H कट के E होगा, क्योंकि P इक्वल टू H कट के होता है। ये मान उठा के इधर रखा, तो ये रिलेशन भी हमें मिलेगा। एक गतिज ऊर्जा का और ज्ञात कर लेते हैं, एक रिलेशन हम गतिज ऊर्जा का भी यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखो गतिज ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो हमें पता है E इक्वल टू होगी P स्क्वायर बटा 2m। अगर मैं EH लिखूंगा तो ये होगी PH स्क्वायर बटा 2m स्टार, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि द्रव्यमान क्या है, होल का mh स्टार है। अब मान रख दो, क्योंकि PH इक्वल टू तो क्या होगा, माइनस PE, और mh स्टार इक्वल टू माइनस ME स्टार। वैल्यू रखो दोनों की, अगर हम दोनों की वैल्यू रखेंगे तो EH इक्वल टू आ गया P माइनस PE का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, PE स्क्वायर ही आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा ना, और ये हो गया माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आना चाहिए ना, माइनस रखोगे इधर माइनस आगे आएगा 2ME स्टार। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, E की, यानी गतिज ऊर्जा के अंदर भी कैसा रिलेशन आता है, नेगेटिव रिलेशन आता, ठीक है। तो ये आप उतार लो, और यहां आके आपकी होल अवधारणा क्या होती है, समाप्त होती है।